वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दूसरी तरफ पाकि जिस यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी, वे ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 बिजनेस स्कूल था, जहां खुद को साबित करना और सबसे अच्छे रिजल्ट लाना यह किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन पाकि को कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे BSc करके मास्टर ऑफ बिजनेस करेगी। यूनिवर्सिटी में पाकि एक अच्छी दोस्त भी बन गई थी, जिसे देख पाकि को कभी कभी जैसलीन की भी याद आती थी, लेकिन वो फिलहाल जैसलीन के पास नहीं जा सकती थी। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे थे जो ज्यादातर इंडियंस थे। पाकि आज फिर से लेट हो गई थी। पाकि भागती हुई अपनी का रास्ता गई और सामने सर को देखकर बोली, सर में आई कमिंग। सर ने पाकि को देखा और मुस्कुराकर सर हिला दिया। पाकि उस अगले सर को देख मन में बोली, एक ये सर है जो मेरे लेट होने पर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, और वे सर थे जो लेट आने से सीधा ऑफिस में बुलाते थे। पाकि आज खुश थी क्योंकि आज वे सुबह सुबह अपनी पर्सनल सर की डांट खाकर नहीं आई थी। पाकि अपनी सीट पर जाकर बैठी और पास ही में पाकि की दोस्त प्रिया बैठी थी। फिर प्रिया ने पाकि को देखा और बड़ी स्माइल के साथ बोली, क्या बात है जानम, आज तो बहुत उछल रही है। पाकि बत्ती से दिखाते हुए बोली, खुश तो होंगी ना, आज क्रोकोडाइल का चेहरा जो देखकर नहीं आई। ये सुन प्रिया उछल कर मुस्कुराते बोली, मतलब तेरा वो क्रोकोडाइल आ गया। वे दोनों बात कर ही रही थी कि तभी टीचर की आवाज सुन सबके कानों में गई। टीचर इंग्लिश में बोले, आज एक बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं और आप सबको वो खास बातें भी समझाएंगे, इसलिए आप क्या सब एक्साइटेड है। सब ने हाँ कहा, लेकिन सिवाय 2 जनों के, वे थी पाकि और प्रिया, क्योंकि वे दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा एक और इंसान के लेक्चर सुनने का। लेकिन अफसोस उनके पास ऑप्शन नहीं है, नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने भी हाथ उठा दिया। टीचर की क्लास के बाद ब्रेक के टाइम पे एक आदमी पाकि के पास आया। वो आदमी काफी हैंडसम था। उस यूनिवर्सिटी की हर लड़की का वो प्रिंस चार्मिंग था, लेकिन उसकी एक बहुत खराब आदत थी, वो उसे दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद था। और यूनिवर्सिटी के सारे आदमी बस उस आदमी की ये चापलूसी करते थे। उस आदमी का नाम भी प्रिंस था। प्रिंस पाकि की सीट पर आया और उसे परेशान करते हुए बोला, है छब्बी गर्ल। पाकि उससे चिढ़ते हुए में बोली, दुनिया के सारे लड़के इतने लेकिन होते हैं जो उन सबको मेरे पीछे लगना होता है। पाकि प्रिंस को इग्नोर करते हुए बोली, और भी लड़के हैं जहाँ वहाँ। प्रिंस अक्सर पाकि का मजाक उड़ाता था क्योंकि पाकि मोटी थी, लेकिन प्रिंस इस बात से भी नकार नहीं सकता था कि पाकि बहुत साइड में थी। लेकिन प्रिंस को कभी गुस्सा आता था कि पाकि उसे हमेशा इग्नोर करती थी, जबकि वो इतनी मोटी थी। आखिर कौन लड़का उस लड़की से शादी करेगा। प्रिंस को यही लगता था कि पाकि को कोई नहीं झेल पाएगा क्योंकि वो मोटी थी। आधे लड़कियों को तो प्रिंस की बातें भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि प्रिंस अक्सर इंडियन लड़कियों से हिंदी में बात करता था, जिससे ऑस्ट्रेलियन की लड़कियां समझ नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी वे सब प्रिंस पर ही फिदा थी। प्रिंस को पाकि को तंग करना जैसे डेली रूटीन था उसका, और उससे कहीं ना कहीं इस बात पर भी गुस्सा था कि पाकि उसे टोटली इग्नोर कर देती थी, जबकि वो इतना हैंडसम था। प्रिंस पाकि के पास थे। प्रिंस पाकि के पास बैठते बोला, वो क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां समझती नहीं है मेरी हिंदी लैंग्वेज, इसलिए सोचा तुम्हें से बात कर लो। वैसे भी कोई भी लड़की तुमसे बिल्कुल जेलस नहीं होगी। पाकि ने मुस्कुराकर प्रिंस को देखा और कहा, जब मैं इतनी मोटी हूँ तो क्यों मेरा भेजा फ्राई करने आ जाते हो, और वैसे भी ये हम पालने की जरूरत है कि दुनिया में इकलौते तुम हैंडसम हो जो तुमसे कहीं ज्यादा बंदे देखे हैं। अब तो क्या ही कहने। पाकि ने लगा दी प्रिंस की ईगो पर दाग। प्रिंस खुद की बेइज्जती को ढकने की कोशिश करते हुए पाकि से चिढ़ते बोला, जितने हैंडसम बंदे हो लेकिन कोई भी तुम जैसे मोटी को नहीं चुनेगा। फिर वो देखो अपना ये सुन प्रिया उठकर जैसे ही प्रिंस को कुछ कहने वाली थी, वैसे ही पाकि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे साथ रहने को कहा। थोड़ी देर बाद सभी लोग बातें कर रहे थे कि तभी एक आवाज उनसे के कानों में गई, हेलो एवरीवन, कुछ खास प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे गेस्ट आने वाले थे आप सबसे मिलने, वो किसी दिक्कत की वजह से नहीं आ रहे। पाकि नहीं चेंज भरी सांस ली और बोली, चलो बच गई। सब तो यही मजाक उड़ाते हैं, और अगर वो गेस्ट भी आकर मेरा मजाक उड़ाते तो क्या करते, मैं सोचते हो। पाकि ने कुछ सोचा, मन में का मुंह तोड़ दे उसका। तभी पाकि और सबके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब टीचर ने आगे कहा, उनकी जगह हमने एक और बिजनेसमैन को बुलाया है जो ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस वो काफी ऊंचे मुकाम पर लेकर जा रहे हैं, और आप सबके लिए वे प्रेरणा के समान है। पाकि ने उस टीचर को ऐसे देखा मानो आज वे उस टीचर का सिर फोड़ देगी। प्रिंस ने पाकि को देखा जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। टीचर के जाने के बाद वो पाकि के पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या हुआ, डर गई कि कहीं वो गेस्ट को देखो तुम्हारा मजाक ना उड़ाइए। सुन प्रिया को गुस्से से प्रिंस को देख रही थी। वो उठी और जैसे एक मुक्का मुंह मारने वाली थी, वैसे प्रिंस ने
सीधे उसके पंच को अपने हाथ के कब्जे में ले लिया। उसका हाथ मोड़ कर उसकी कमर से लगाते बोला, आइंदा ऐसे अपनी पहलवानी कहीं और दिखाना, क्योंकि प्रिंस को वो एक बार कोई छूता भी है ना तो उसका वो हसर करता है कि वह इंसान ये जिंदगी भर याद रखता है। पागी प्रिंस से प्रिया का हाथ उठाते बोले, अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है, दूर रहती है ना तो क्यों हर बार में पीछे लगते हो। ये सुन प्रिया ने प्रिंस ने गुस्से से पाखी को देखा तो पाखी डर कर हकलाते हुए बोली, वो मेरा मतलब है, देखो ना कितनी सुंदर हुस्न की परी आई यहाँ। प्रिंस ने गुस्से से पाखी को देखा और कहा, छुट्टी वक्त कैंटीन में मिलना, और अगर दोनों नहीं आए तो देख लेना। पाखी का मन कर रहा था कि अभी के बीच प्रिंस को इतना धो कि कोई उसकी पुश्ते याद रखे, लेकिन पाखी सिर्फ सोच सकती थी। बाकी पाखी को बुरा समूह बना और कहा, आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की सोची बिना तो देख लेना। प्रिंस ने सुन अपने आसपास देखा तो आसपास के आदमी पाखी को देखकर हंसने लगे। प्रिंस हंसते हुए बोला, अपनी शक्ल देखिए और अपना ढाई करोगा से ये देखा है, कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे साथ कुछ करेगा। पाखी सुन अपने छोटे से चेहरे पर गुस्सा लाकर बोली, मुझे कुछ भी कह लो मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे फिगर के बारे में बोला तो प्रिंस सुन पाखी के करीब आया और बोला, तो क्या। पाखी उसे खुद के इतना पास देख आंखें फाड़े देखने लगी और एक उंगली से उसके सीने पर रख खुद से दूर करने की कोशिश करते बोले, तो क्या। कुछ भी नहीं। पाखी ने बड़ी सी स्माइल दी, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि पाखी से दूर खुद से दूर कर रही थी या वे खुद पीछे झुके रह जा रही थी। प्रिंस उससे दूर हुआ और बोला, मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है जो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। पाखी ने उसे देखा और मन में बोली, भगवान जी इंसान थोड़ा हीरा हुआ क्या। अभी अभी खुद ही बोला करीब नहीं आता, पूरे दिन मुखियों की तरह मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, मेरा मजाक उड़ाने के पीछे पड़ा रहता है। पाखी ने जबरदस्ती की बड़ी सी मुस्कान दी, लेकिन प्रिंस उसे इग्नोर कर अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी एक हुस्न परी जो रब गलती से धरती पर अप्सरा बनकर आई थी उस तक रास पा चुकी थी। उस लड़की की कदम रखते ही सबकी नजर उस लड़की पर टह गई। सब उस लड़की को मुंह खोले देखने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं उस लड़की से बात करने की, क्योंकि सब जानते थे कि वे लड़की प्रिंस की गर्लफ्रेंड थी और हर वक्त वो लड़की प्रिंस के ही पीछे भागती थी। किसी और को तो भाव देना भी जरूरी नहीं समझती थी। उस लड़की ने शॉर्ट स्कर्ट और सीढ़ी टॉप पहना था, जिससे वे और भी ज्यादा स्टेनिंग हॉट नजर आ रही थी। वो लड़की किसी मॉडल की तरह वॉक करते हुए प्रिंस के पास आ पहुंची और प्रिंस के बेच पर से लैपटॉप खिसकाते हुए अपने हाथ को वहीं टिका खड़ी रहते हुए बोली, बेबी हम छुट्टी के वक्त बाहर घूमने चलेंगे ना। प्रिंस से सुन अकड़ कर पाके और प्रिया को दिखाते हुए बोला, क्यों नहीं सायसा बेबी, लेकिन फिलहाल एक गेस्ट आने वाले हैं तो मुझे अटेंड करना होगा। ये सब सायरा बोली, बेबी क्या मैं यही रुक जाऊं। प्रिंस ने हाँ कहा। सायसा ने इतराते हुए पाके और प्रिया को देखा, उन दोनों को टीटू दिखा दे वहां बैठ गई। पाके और प्रिया उन दोनों को देख मन ही मन इतना हंस रही थी क्योंकि कैसे लोग वो बाहर को आने को उछल रही थी। प्रिया खुश से बोली, बेबी तो पूरे कॉलेज की बेबी को पटाने में तो लाहे। पाके अपना सो हो जाए तो बोली, मतलब। प्रिया ने उसके सिर पर मारा और कहा, तू बेवकूफ की बेवकूफ रहेगी। पाकी प्रिया की बात सुन जसलीन की बातों को याद करने लगी। ये सोचते हुए पाकी को बहुत दुख होता। पाकी ने सोच लिया था कि वे घर पर जाती के आर्यन से जसलीन को 8 दिया नानी को कहेगी और वो दोनों साथ में रहेंगे। थोड़ी देर बाद फिर से वही टीचर क्लास में दाखिल हुए और सबसे इंग्लिश में बोले, हमारे न्यू गेस्ट आ चुके हैं और आप सब उनसे कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। फिर आप सबको डी ने लेक्चर रूम में आने को कहा। ये सुन सब एक्साइटेड हो गए सिवाय पाखी को। इन सब में उसे बहुत ज्यादा नींद आती थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी नींद अभी उड़ने वाली है। सायसा ने एक नजर पाखी को देखा, इतराते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हें यही रहना चाहिए, क्या पता इतने बड़े बिजनेसमैन तुम्हें देखकर कहीं डर के भागना चाहिए। सुन पाखी गुस्से से सायसा को देखते हुए बोली, मैं मोटी हूँ लेकिन खुश हूँ, लेकिन तुम तो पता नहीं होगा भी कितना गिरती हो, संभल जाओ, क्या पता एक दिन मुंह के बल गिर जाओ और तुम्हें कोई उठाने वाला भी न हो। ये सुन सायसा गुस्से में उसे देखा और प्रिंस के पास जाकर रोने का दिखावा करते हुए बोली, बेबी देखो ना ये मोटी मुझे कैसे टोंट मार रही है। लेकिन इससे पहले कि प्रिंस देख रहा तब तक पाखी और प्रिया दोनों गायब हो चुके थे। लेक्चर रूम में सब आई और पाखी ने फर्स्ट बेंच वाली सीट ली, उसके पास ही प्रिया भी बैठ गई। धीरे धीरे वो बड़ा सा लेक्चर रूम भरने लगा और फिर जैसे प्रिंस की सायसा के साथ इंटरव्यू से प्रिंस और सायसा को देखने लगे। आधे से ज्यादा लड़कियां तो सायसा इतना जल रही थी कि पूछो मत। पूरे लेक्चर रूम में प्रिंस की बातें चल रही थी, लेकिन जब में किसी ने ये गोल नहीं किया प्रिंस सायसा के साथ नहीं चल रहा था, बल्कि सायसा प्रिंस के साथ चल रही थी। प्रिंस ने भी साइड की फर्स्ट सीट ले बैठ गया और उसी के बगल में सायसा भी उसके पास सीट पर बैठ गई। सब आने के बाद डीन लेक्चर रूम में आया और सबको इंग्लिश में बोले, डियर स्टूडेंट आज के गेस्ट बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इनके इंडिया में सेकंड पोजीशन पर रहने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और ऑस्ट्रेलिया के टॉप के थर्ड रैंक पर आने वाली कंपनी। आज हम लोगों की खास रिक्वेस्ट पर लास्ट मोमेंट में आप सबके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने आए हैं और सबके लिए गोल्डन चांस है आज के गेस्ट से मिलने का, जिनकी लंबी चौड़ी बातें होने के बाद उस लेक्चर रूम में हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक लड़की ने इंग्लिश में कहा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आखिर कौन है वो गेस्ट, मुझे भी जानना है, क्या वो बहुत हैंडसम होगा। एक इंडियन लड़की दूसरी लड़की से हिंदी में बोली, यार
अगर मैं हैंडसम हुआ तो मैं उसे पटाने का एक मौका नहीं छोड़ने वाली। उसकी एक नजर तो मुझ पर आ गई तो मैं तो बिलियनर बन जाऊंगी। ऐसे ही फुसफुसाहट पर भाग्य को काफी ज्यादा नींद आने लगी थी। टीचर ने उन सबको शांत करवाया और तभी एक आदमी जो लंबा चौड़ा इतना ज्यादा हैंडसम था कि सारी लड़कियां प्रिंस को तो भूल ही गई थी और फिर साहसा वो तो आंखें फाड़े बस उस गेस्ट आए आदमी को ही देख रही थी। वो आदमी अंदर आया, उसे देख प्रिया पाखी को उठाते हुए बोली, अरे उठना यार, देख तो सही कौन आया है यार, ये तो मॉडल से कम नहीं है। प्रिया ने डब्बो पाखी को झिंझोड़ते उठाया और पाखी का चेहरा लेकर सीधा करते हुए पाखी की नींद ही उड़ गई। पाखी आंखें मुंह खोले सामने देखते हुए अपनी आंखें मसले खुद से बोली, मैं सपना तो नहीं देख रही ना। लेकिन तभी पाखी को अजीब हरकतें करते देख टीचर ने पाखी से कहा, मिस पाखी आप खड़ी क्यों हो गई बैठ जाए। पाखी को विश्वास नहीं होता कि ये शांता पाखी को समझ नहीं आता कि आखिर कहाँ जाकर छुपे। लेकिन फिलहाल अटेंशन पाखी बन चुकी थी। उस टीचर की बात सुन शान जो कुछ कहने ही वाला था उसकी नजर पाखी पर चली गई। शान ने पाखी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उसे लगा कि शायद उसने किसी और को देख लिया है। यह सबको यही लग रहा था कि शान पाखी के मोटे शरीर को देख उसे इग्नोर करने वाला है। लेकिन अगले पल शान ने वो कहा जिसे किसी को भी इस बात में उम्मीद नहीं थी, कहा आप खासकर प्रिंस और सायसा को। शान ने कहा, पाखी तुम तो इंडिया में ऑलरेडी बिजनेस को संभाल रही है तो यहाँ पाखी इस मन में बोली, ओ नो, शान को कैसे पता चला और यहाँ कैसे आया। आज तो 100% गारंटी मिल गई है मुझे कि दुनिया सच में बहुत छोटी है। पाखी अपने दिमाग के कोने से सोच रही थी आखिर वो शान को क्या जवाब दे। पाखी अपना गला साफ करते हुए डर के मारे हकलाते हुए बोली, वो शायद आपको गलतफहमी हुई होगी, भला मैं कैसे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। ये सुनकर तो शान पाखी को आंखें फाड़े घूमने लगा था। आखिर ये लड़की उस सबके सामने उसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही, क्या वो पागल दिख रहा है जो उसे बेवकूफ बना रहे। पाखी को जब रियलाइज हुआ कि वे हर बार की तरह इस बार भी फलो फलो में उसने गलत बहाना दे दी थी। बाकी ने मन में सोचा, भगवान कहाँ से ऐसे पुराने लेकर आते हो। मेरी जिंदगी में सिंपल जिंदगी देखी ना जाती, अब कौन सा बहाना दूं। अगर इंसान को पता चल रहा कि मैं इसे झूठ बोला है तो ये मुझे कच्चा चबाएगा ही, लेकिन इसके भी ऊपर वो मेरे घर पर बैठा राक्षस मुझे खा जाएगा। उसका जवाब क्या होगा। बाकी मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम हर बार ऐसी बचकानी हरकतें कैसे कर लेती हो। एक रात तुमसे नहीं छुपता, उसके ऊपर से तुमने शान को बता दिया। बाकी तुम कर बड़ी होगी। बाकी आर्यन को डांटते हुए इमेजिन करते हुए तुरंत अपने सोच से बाहर आई और अपने सीने पर हाथ रख जोर जोर से सांस लेते हुए मन में बोली, ना, इस बार मैं कोई स्यापा नहीं होने दूंगी। मैं इस बार साबित करके रहूंगी कि मैं भी सब हैंडल कर सकती हूँ। ये सोचकर पाखी के खुराफाती दिमाग में आइडिया आया। उसने बड़ी सी स्माइल के साथ शान से कहा, सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो अभी एमबीए कर रही हूँ। अगर जरूर आपने जिसे देखा वो बहुत स्लिम ड्रीम उसने वाली होगी और आप मुझे देखें, मैं आपको कहीं से भी स्लिम ड्रीम कम से नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बिजनेस स्कूल की कमी लगती हूँ क्या। शान ने उसे घूर कर देखा और पाखी के पेज के पास आकर घूरते हुए बोला, आपको कैसे पता कि वे स्लिम ड्रीम हुस्न कली होगी। ये सुनकर तो पाखी की आंखें बड़ी हो गई और उसे अब खुद की और कॉन्फिडेंस वाली बातों पर गुस्सा आ रहा था। शान जिस तरह से उसे घूर रहा था उसे देखकर भी ज्यादा नर्वस हुई जा रही। पाखी ने हकलाते हुए कहा, मैंने बस इमेजिन किया था, आप गलत समझ रहे हैं। शान ने पाखी को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और कहा, तुम्हारा नाम पाखी है ना। पाखी ने सोचा था कि इसके बाद शायद बच जाएगी, लेकिन अफसोस को अपना नाम तो भूल ही गई थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते इससे पहले टीचर ने इंग्लिश में कहा, ये सर इनका नाम पाखी चौहान है। ये सुनसान ने पाखी को देख एक और साथी मुस्कान के साथ कहा, ओके मिस पाखी, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। उन दोनों को ऐसे बातें करने से वहां मौजूद हर लड़की पाखी से इस कदर जल जा रही थी कि शादी वो लोग जलकर आग का गोला भी बन सकती थी। उन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई जल रहा था तो वह थे प्रिंस और सासा को तो पहली नजर में शान से प्यार बेशुमार सब हो चुका था। सासा ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आसान से किसी भी तरह मिलेगी उसे पूरी टेंशन और प्रोटेक्शन बनेगी, क्योंकि उसने आज तक प्रिंस से सुंदर किसी आदमी को देखा भी नहीं था, इसलिए हमेशा प्रिंस के आगे पीछे घूमते थे। लेकिन जब उसने शान को देखा था तो वह तो किसी और की दुनिया में चली गई थी और वहीं पास में बैठा प्रिंसेस पास से जल रहा था कि आखिर पाखी इतने हैंडसम इंसान को कैसे जानते हो। पाखी के मोटे होने पर भी उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कैसे हो सकता है। शान ने जो कहा क्या सस्ता क्या बाकी सच में इंडिया के एक बिजनेसमैन थी कि कुछ भी हो, लेकिन बंदे को जलन तो बहुत हो थी। अब ये उस बात की जलन थी, उसका दूसरा हैंडसम इंसान को ट्रैक करने की जलन थी। ये तो बस फ्रेंड्स भी नहीं जानता था, लेकिन उसने गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वे अभी के भी शान को पाखी से दूर कर दे। फ्रेंड्स को हमेशा से मजा आता था पाखी को परेशान करने में, उसका मजाक उड़ाने में, लेकिन इस मजाक में वो पाखी से इतना अटैच हो गया था कि वे पाखी को एक हैंडसम आदमी के साथ देख नहीं पा रहा था। पाखी अपने सीट पर बैठी तो प्रिया ने एक्साइटेड हो पाखी को बेच के नीचे से कोहनी मारी और धीरे से पूछा, क्या ये तुझे जानता है। पाखी ने धीरे से घबराते हुए बोली, अभी
क्योंकि सवाल पूछ रही है मुझसे। शान ने पाखी से नजर हटाई और सब सुर्खियां झरने के बारे में इंग्लिश में बताया। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। अपने स्कूल लाइफ से आगे तक मैं अपने कॉलेज में वो लड़का था जिससे सब डरते थे। उसकी बातें सुन सब मुस्कुराते और आधी लड़कियां तो यूं ही शान की बातों से फिदा हो चुकी थी। शान ने आगे बताया, मुझे कोई चीट कर सके इतना किसी में दम नहीं था। हो सकता है आप सब में से कोई एक हो जो शायद इस कॉलेज में सबका हेड और सब उससे डरते ही सुनते। सभी ने जब प्रिंस पे जा टिके। प्रिंस ने जब सबको खुद घूरते देखा तो आंख दिखाते हुए सबको वार्निंग देने लगा। ये देख सब डर कर सामने शान को देखने लगे और शान भी समझ गया कि कौन था इस कॉलेज का हेड। शान ने आगे बताया, मैं कभी भी कॉलेज के क्लास अटेंड नहीं करता था, लेकिन मैं कॉलेज में जुड़ जाता था और अपने दोस्त कह सकती हैं कैंपस के ग्राउंड में बैठकर आराम से चिल करता था। आज भी मैं वहां चला जाऊं तो डीन भी मुझसे डरता है। सुनकर तो टीचर भी मुस्कुरा दिया। शान ने पाखी को देखकर सबसे कहा, मुझे फिर वहां से अपने बिजनेस को संभालने ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा और तब से लेकर आज तक मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मेरी खुद की कंपनी आज टॉप पर है। सबने शान की कहानी सुनी और उठकर क्लैपिंग करने लगे। फिर धीरे धीरे सब बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन करने लगे, लेकिन पाखी तो इस लेक्चर रूम से कैसे भागी इसकी तैयारी में थी। पाखी ने मन में कहा, एक ही दिन की बात है, फिर कौन सा ये आने वाला है, निकल ले पाखी किसी तरह। पाखी ने लेक्चर रूम में आसपास देखा और फिर शान से कहा, सर कैन आई गो टू वॉशरूम। ये सुनसान ने पाखी को देखा और वे समझ गया कि पाखी ऐसे रफू चक्कर होने की सोच रही है। शान ने पाखी को देखा और हाँ में से हिलाते। प्रिंस भी पाखी को जाते देख से वॉशरूम जाने का पूछा तो शान के दिमाग में एक बार फिर खटका। आगे शान को हर डिफिकल्ट सिचुएशन पर अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग जो यूज करना होता है। पाखी जल्दी से लेक्चर रूम से निकली और वॉशरूम के अंदर घुस गई, लेकिन तभी प्रिंस भी वॉशरूम के बाहर आया। लेकिन जब पाखी को बाहर नहीं पाया तो वहीं रुक उसको इंतजार करने लगा और ये सब पाखी दरवाजे के अंदर से हल्का सा खोलकर देख चुकी थी। पाखी ने गुस्से में मन में कहा, भगवान जाने कि उस बच्चे को मेरे से क्या प्रॉब्लम है। मैं जन्म मैंने अगले जन्म इसका क्या बिगाड़ा था। भगवान जी जो आज अब भी मेरी बहन बचाकर बदला ले रहा है, कैसे निकलूं। अगर इसके सामने गई तो कहीं है फिर मुझे कोई सवाल जवाब ना शुरू कर दे। पाखी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे यहाँ से निकले, लेकिन तभी पाखी के आस्टेन दिमाग में एक मस्त आइडिया आया। पाखी एक्टिंग करते हुए वॉशरूम से बाहर आई और सामने से दरवाजे को पकड़ लिया। पाखी की हालत देख प्रिंस ने उसके कंधे को संभाला और कहा, क्या हुआ तुझे। पाखी बेहोश होने का नाटक करते हुए बोली, वो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, अचानक मुझे चक्कर आ रही है। सुन प्रिंस ने पहले तो पाखी को देखा और फिर वे सोचने लगा कहीं वो पाखी को उठाकर खुद जमीन में न दब जाए, लेकिन तभी वहीं से गुजर रहा शान पाखी को प्रिंस की बाहों में देख चौकट हो गया। शान पाखी के पास गया तो पाखी की सबसे घटिया एक्टिंग उसे देखने को मिली। पाखी बेहोश होने का इतना घटिया एक्टिंग कर रही थी कि प्रिंस जैसा समझदार इंसान भी बेवकूफ बन गया था और शान जैसा स्मार्ट इंसान सखीब हो गया था। शान ने जब पाखी को प्रिंस की बाहों में आज बेहोश होने की एक्टिंग करते देखा तो उसे लगने लगा फिर पाखी जरूर प्रिंस पर जबरदस्ती लाइन मारने की कोशिश लाइन मार रही और उसके करीब जा रही। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये भी आया कि शायद प्रिंस भी पाखी को पसंद करता हो, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है। पाखी आर्यन के वाइफ है, कहीं पाखी और आर्यन का डिवोर्स तो नहीं हो गया। शान ये सोच पूरी तरह से प्रेशर कुकर बनते जाता। शान ने सारी बातें झटकर खुद के अंदर दूसरी भावना लाते हुए उन्होंने बोला, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई पाखी को पकड़ने की। ये सब सोचते हुए शान पाखी के पास गया और एक झटके में उसे उठाकर वहां से बाहर ले जाते हुए बोला, तुमने क्लास में झूठ कहा था ना। ये कहते कहते उसकी आवाज एकदम धीरे हो गई और धीरे धीरे उन दोनों के साथ उसकी आवाज भी बाहर चली गई। लेकिन ये प्रिंस को जोरदार झटका लगा था। प्रिंस को यकीन नहीं होता कि पाखी इस आदमी को जानती है। प्रिंस गुस्से से खुद से कहा, यह मोटी सी चुईहन इतना बड़ा पंजा कब माला कहीं है, इसका कोई बॉयफ्रेंड या पति तो नहीं। अगर ये मोटी उसे जानती नहीं होती तब तो ये आदमी उसकी तबीयत का फायदा उठा सकता है। मुझे ऐसे उस पागल को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिंस बड़े बड़े कदम लेते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर आया और शान के सामने खड़े होते हुए गुस्से से बोला, मिस्टर शान आप पाखी को नहीं ले जा सकते जब तक पाखी ना कहे कि वो आपको जानते हैं और आप किस हक से उसे ले जा रहे हैं। शान ने अपनी ठंडी निगाहों से प्रिंस को देखा और कोल्ड आवाज में बोला, पाखी के पति के हक से। इस सुनकर तो पाखी की भी आंखें फटी रह गई। पाखी आंखें फाड़े शान को ही देखे जा रही और प्रिंस का चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसको लकवा मार गया। शान बिना समय बर्बाद किए पर प्रिंस के सामने से पाखी को ले गया और प्रिंस हैरानी से बस उसे देखता रह गया। प्रिंस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आदमी पाखी का पति है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंस का दिल ये विश्वास कर चुका था और उसके दिमाग कभी भी यही सोच रहा था कि पाखी के इतने मोटे होने के बावजूद भी कैसे कोई आदमी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। शान ने पाखी को कार के अंदर बैठाया और फिर खुद उसमें बैठकर कार स्टार्ट कर वहां से चला गया। पाखी को समझ नहीं आता कि वे अब क्या करे। शान ने
रोड के एक साइड पर कार पार्क की और पाखी को घूरते हुए गुस्से से पूछे, सच बताना कौन था वो लड़का, क्या तुम उसे पसंद करते हो? यानी वो तो जिंदा भी है, फिर तुम दोनों अलग क्यों रहते हो? पाखी ये सुन मन में बोली, अब कैसे समझाऊं कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो फिर मेरी प्राण बच जाएगी, ऊपर मैंने तुम्हें कोई अच्छा था झूठ नहीं बोला तो मेरी लग जाएगी, कहाँ फंस गई? शान गुस्से से बोला, क्या सोच रही हो? देखा था मैंने कि कैसे तुम एक्टिंग कर रही थी उस आदमी के सामने। पाखी ने बिना सोचे ही कहा, हाँ क्योंकि वे मेरा बॉयफ्रेंड है और वह मुझसे नाराज है इसलिए मैं एक्टिंग कर रही थी। अब लगवा मारने की परेशान की थी। शान सागड़ो बैठा पाखी को देखे जा रहा था। असान ने अपना सर झटका और पाखी से कहा, आर्यन उसका क्या हुआ? पाखी ने कहा, 3 साल पहले उसने मुझे शादी के दिन छोड़ दिया था और उसके बाद वह देश छोड़कर भी चला गया। ये कहते हुए पाखी अपना सिर पीटते हुए रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, मैं बेचारी अब नानी टूटी हुई हारी उस दिन से। मैं 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ और उनसे पहले मैंने ही डिवोर्स ले लिया था, इसलिए जब मैंने प्रिंस को देखा तो अपना दिल निकाल कर उसे दे दिया। बाकी खुद एक्टिंग करके खुद ही को मन में शाबाशी देती। ईशान ये सुन मन में बोला, मैं किसी भी हाल में पाखी को एक बार फिर से धोखा खाने नहीं दूंगा। शान ने कहा स्टार्ट किया, पाखी से बोला, और वो जो ये बात फैली थी कि आर्यन की जगह तुम काम कर रही हो उस पर क्या कहोगी? पाखी ऐसी बत्ती से दिखाते बोली, मैं भला एक कंपनी को कैसे टेक ओवर कर सकती हूँ? अगर कंपनी संभाल ही पाते तो अपने कंटेनर की कंपनी ना संभाल लेते। शान ने सुन एक साथ मुस्कानते और कहा, सही कहा तुमने, जरूर आर्यन की फैमिली नहीं तुम्हारे जाने के बाद छुपाने के लिए ये सब क्या होगा? ये सुन पाखी ने चैन भरी सांस ली और कहा, तुम मैं चलेंगे? सुनसान ने कहा, मैं छोड़ देता हूँ। ये सुन पाखी ने चिल्ला कर कहा, नहीं। उसके चिल्लाने से शान भी डर गया था। शान ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं? पाखी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, वो मेरी एक दी रहती है मेरे साथ तो उन्हें पसंद नहीं मेरे साथ कोई लड़का। यह देखे भी काफी प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर। शान ने पाखी को वापस यूनिवर्सिटी कैंपस में छोड़ा और जैसे ही पाखी बाहर निकले और निकल कर विंडो के पास आकर शान को पाए बोलने वाली थी, वैसे शान ने पाखी को एक और सवाल पूछा, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? पाखी ने बत्ती सी दिखाई और कहा, कि ज्यादा चिप्स और पिज्जा खाने की वजह से। सुनसान गुस्से से बोला, तो मुझे तुम्हारा 3 किलो वेट कम चाहिए। ये कहकर वे वहां से चला गया और पाखी अपना सिर को जाते हुए खुद से बोली, ये अभी क्या बोल कर गया? ये कोई मैथ्स है क्या जो तुरंत माइनस प्लस कर दिया जाए? और कल का क्या मतलब था? जो भी हो आज के लिए इतना सोचता काफी था। बाकी घर जाकर सोचो कि पाखी ने क्या वो किया और वहां से चली गई। लेकिन इस बात से अनजान की प्रिंस उसे शान के साथ देख चुका था। दूसरी तरफ इंडिया है जैसे अपने घर पर बैठी थी, से उधर चक्कर काटे जा रहे थे और फिर एक और आया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने सुमन नहीं आते क्या आप इतने दिन का हम मस्त मरने वास्ते भाग गए थे? आपको पता है कि की बदल सी गई, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सी। मैंने आपको कोई बात नहीं करने से सब बदल गए थे। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। उसकी इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनने के एक आवाज है जैसे, कभी तो सोच समझ कर बोला करो, मेरे पास के लोग भी तो हमारी आवाज सुनकर मुझे देखते हैं, प्लीज थोड़ा तो धीरे बोला करो। ये सुन जैसे भी पड़ते वाली भाड़ में जाए। वो सब मैंने आप बताया कि आपको 3 महीने निकाल लिए सी आपने। आपका पता नहीं, अगर आपने मैंने धोखा देने की सोची ना तो आपको गला दबा दूंगी। जसलीन की आवाज सुनकर हसीब ने अपने कान से फोन को थोड़ा दूर किया और तब तक करके रहा जबकि जसलीन की लंबी चौड़ी बकवास नहीं खत्म हो गई। जब जसलीन शांत हुई तो हसीब ने फोन को कान पर लगाया और कहा, माफ कर दे मेरी माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं काम की वजह से पूरी तरीका से फंस गया हूँ। ये सुन जसलीन ने कहा, मैंने अब अच्छा नहीं लग रहा सी, सब मुझे छोड़कर चले जा रहे। मैं खुद की जॉब के नाल में भी इतनी दूर आ गई, अकेले रहने मार से पाकि भी अब पहले जैसी पक्की दोस्त ना रह गई। हर्षित ने कहा, मैं आर्यन से बात करता हूँ, वो वैसे भी अपने मिशन से वापस आ चुका है। जैसे ही सुन सकते मैं जाते हो बोली, तो थोड़े इतना कितने कैसे पता चला? हर्षित ने कहा, अब सब तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होते इस दुनिया में, सबको पता चल चुका है कि आर्यन मरा नहीं रहा, वो एक मिशन पर था और फिर रिवील हो चुका है तो आर्यन अपनी सिगरेट जॉब छोड़ चुका है। ये सुन जसलीन आंखें फाड़े सामने दीवार को देख रही थी, लेकिन उसकी हैरानी तो फोन में थी। जसलीन ने हैरानी से कहा, आपको इतना कुछ कैसे पता चला? चंद्र हर्षित मुस्कुराते बोला, मुझे तो ये भी पता है कि तुम गुस्से के जैसे घर में इधर से उधर चक्कर काट रही है। सुन जसलीन ने एकदम से वहीं रुक गई, बोली, थोड़े इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता? हर्षित हंसा और बोला, बिकॉज आई लव यू। सुन जसलीन मुस्कुराई बोली, ज्यादा ना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं सी, आप बस आर्यन सर से बात करो और मैंने पाकि के पास भेजो, ओके मैं उस हमने खोती का की बैंड बजाती हूँ। सुन हर्षित ने कहा और फोन रखा। फिर आर्यन को कॉल लगाया। आर्यन ने फोन उठाया तो हर्षित ने उससे कहा, यार जल्दी से जल्दी जैस्मिन को पाकि के पास भेज दे, वो बहुत अकेली हो गई। ये सुन आर्यन ने हाँ कहा और फोन रख दिया। यहाँ पाकि अपने दिया के अपार्टमेंट भाई और सोफे पर बैठ बोली, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सुन आर्यन पाकि के कमरे से बाहर आते हुए बोला, जाओगे लेकिन अपने कमरे नहीं, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया, हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे। सुन पाकि चिल्लाते बोले, नहीं मैं उस डरावनी हवेली में वापस नहीं जाऊंगी।
आनंद अपने कान को सहलाते हुए बोला, हो गया चिल्लाना, अब चलो। और इंडिया नहीं जा रहे, यहीं पास में दूसरे फ्लैट में अपना अपार्टमेंट लिया है, वहां पर रहेंगे हम दोनों। अगर हम सब ऐसे ही दिया के घर में रहे तो इसे फिर स्टडी में दिक्कत हो गई। वैसे भी तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से नहीं चलो। ये सुन पाखी ने गुस्से वाला मुंह बनाया और घूरकर आर्यन को देखने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। आर्यन ने किसी को आवाज दी और कुछ लोग पाखी और आर्यन का सामान पाखी के कमरे से बाहर लाने लगे। ये देख पाखी को तगड़ा झटका लगा, लेकिन दूसरा झटका तब लगा जब आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठा जबरदस्ती ले जाने लगा। पाखी हाथ पैर हिलाते बोली, दिया दी सोनल, अरे मुझे बचाओ ना, मुझे इनके साथ नहीं जाना। पाखी की बात सुन दिया जैसे ही जाने लगी, वैसे रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से मना कर दिया। पाखी के ऐसे मछली की तरह छटपटाने से आर्यन बार बार डगमगा रहा था कि पाखी इतनी मोटे की जो हो गई थी और काफी भारी भी। आर्यन पाखी को लेकर सीधे नीचे वाले अपार्टमेंट में लाया और पाखी को ले जाकर रूम में लिटा दिया और कहा, हिलना भी मत। पाखी ने कहा, आर्यन की बात मानने वाली थी। वे जैसे ही उठने लगी वैसे ही आर्यन ने कहा, अगर हिलने की कोशिश भी की तो इसके मामले में तुम समझदार हो। ये क्या, वो वहां से सीधे रूम से बाहर से लगा दिया हाथ बांधे। रिया और सोनल के सामने खड़ी बोली, अब तुम दोनों यहाँ से कब जाने का सोच रही हो। ये सुन सोनल बुरा मुंह बनाकर बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती, हम आपके मेहमान हैं। ये सुन रिया बोली, मैं तो चली, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में मेरी छोटी बहन की शादी है। सोनल सुन रिया को मारते हुए बोली, दो की बातों ने मुझे बना इन्वाइट तक नहीं किया। रिया मुस्कुराती बोली, मॉम मॉम को भला कौन इनवाइट करता है। सोनल गुस्से से उसके पीछे पीछे से ही भागी, वैसे दिया पीछे मार कर बोली, पर नो मारा मार यहाँ पर नो मारा मार पीटी। सोनल ने कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ वहीं दूर, आप सबसे बकवास बातें सुन गया। हंसते हुए बोली, कहाँ जाएगी, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी तेरे बॉयफ्रेंड तो कम नहीं होगी। सुन सोनल ने मुड़ कर रिया को देखा और जैसे ही रिया को मारती सामने दिया खड़ी हो गई। ये देख सोनल ने दिया से कहा, दिया यार तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम भी हमारी हेल्प की हो, इसलिए हम तुम्हारी एक ना सुनेंगे। ये सुन दिया मुस्कुराए बोले, ठीक है तो एक काम करते हैं, तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड को कॉल करके सब बता देती हूँ। सुन सोनल तुरंत दो कदम पीछे हुई बोली, आपकी हिटलर हूँ मेरी माँ, अब मैं जा रही हूँ, वैसे भी ये मेरा अब यहाँ अब कोई नहीं रहेगा। ये कहते हुए सोनल रोने वाला मुंह बनाकर गाना गाते हुए बोली, गाना गाते हुए जैसे ही सोनल जाने लगी वैसे ही पीछे से दिया और ये एक साथ बोली, अपना सामान तो ले जाओ। ये सुन सोनल वहीं रुकी रोने वाला चेहरा बनाकर बोली, जा रही हूँ। ये कहते हुए धीरे धीरे कदमों से रूम की ओर जाने लगी। तो इससे पहले ही दिया सोनल के कमरे में से जाकर उसका सामान को लाते हुए बोली, ये लो अपना सामान सूटकेस में फेंक दे। सोनल ने मुंह बना और स्मूथ बिचकाते हुए वहां से चली गई। और यहाँ रिया ने भी अपना बैग लिया और जाते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ, मेरी बहन की शादी है, इतने साल हो गए घर नहीं आई, मॉम डैड से भी मिलना है। दिया ने पूछा, छोटी बहन की शादी किससे हो रही है, फोटो तो होंगे ही ना। रिया ने कहा, मैंने भी खुद नहीं देखा है, बस पापा ने बताया कि जल्दी में रिश्ता तय हुआ है, अब जाकर सब देखने को मिलेगा। वैसे भी सब भाई अपने काम की वजह से सना की शादी में नहीं आ पाएंगे। सुन दिया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ और उसे खुश कर दो। मेरी या दिया के गले लगते हुए बोली, शादी के दिन जरूर आना और चीफ को मैं इन फोन पे इन्फॉर्म कर दूंगी। ये कह रिया दिया के गले लगी और जैसे ही मुड़ी वे एकदम से डर कर उछल गई। रिया उछलती बोली, पागल हो ऐसे कौन डराता है। सोनल सोनल मुंह बनाकर बोली, वो तुम भी जा रही हो, मैं भी जा रही हूँ, तो सोचा एक साथ इस काजल से विदाई लेते हैं। रिया ने अपने सिर पर हाथ रखा और सोनल को तान कर दिया कि अपार्टमेंट से निकले, खुद भी निकल गए। उसके साथ लिफ्ट में घुस के दोनों फ्लैट से बाहर आई और तभी सोनल का फोन बजा। सोनल ने फोन में देखा तो फोन में डेड नेम फ्लैश कर रहा था। रिया ने भी देखा तो कहा, तो फोन क्यों नहीं उठा रही। सोनल चिढ़ते हुए बोली, तू जानती नहीं क्या मेरे पापा को नहीं, जब भी कॉल करते हैं एक ही बात दोहराते हैं, बेटा तेरी उम्र हो जा रही है, तुझे नहीं लगता कि तुझे एक अच्छे से लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुझे कोई पसंद नहीं आ रहा तो मैं दिखा दूं। ये एक डायलॉग न जाने पापा का किस जन्म से चल रहा है। पापा समझते नहीं कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सोनल के गले में अपना हाथ न डाल कर बोली, सुन पगड़ी, जहाँ तेरे पापा बोले वहां कर ले शादी। वैसे भी तेरा सपना था इस देश के लिए काम करने का, उसमें तेरे पापा ने साथ दिया ना, अब तेरी बारी है उसका उनका साथ देने की। उन्हें भी तेरी फिक्र है। अभी अगर तेरा हस्बैंड होता तो तुझे ही सोचना नहीं पड़ता। तू कहाँ जाए। सोनल दिया का हाथ खुद के गले से हटाते हुए बोले, मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी भी आदमी की चपड़ चपड़ नहीं सुन सकती और ना ही उसे अपनी मनमानी करने दे सकती हूँ। ये सुन लिया मुस्कुरा बोली, अच्छा ठीक है मेरी माँ, तू मुझे ये बता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए। सोनल चिड़ सोचते हुए बोली, कभी इस बारे में सोचा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे फिर भी पता है कि मुझे कैसा चाहिए। सोनल बताते हुए बोली,
जो बिल्कुल शांत हो, मेरी हर बात माने, जो भी कुछ भी करो पहले मेरी परमिशन ले, और अगर मैं कहीं जाऊं तो मुझसे बिना सवाल जवाब के मुझे जाने दे, और अपनी तो बिल्कुल भी ना चलाए। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड बना दे, जिससे मैं उन लड़कों को पूरी जिंदगी सबक सिखा सकूं जो लड़कियों के साथ खेलते हैं। रिया से ये सब सुन बस एक जगह खड़े हो, मुंह खोले बस सोनल को ही देखे जाती। सोनल रिया के चेहरे के सामने चुटकी बजाते बोली, क्या हुआ, तू सदमे में क्यों आ गई? रिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, एक काम कर, तू लड़का मत खोज, अच्छा तू साइंस लैब जा और बोल कि मुझे एक रोबोट चाहिए जो मेरी हर बात माने, क्योंकि तो इस दुनिया में तो मुझे ऐसा कोई लड़का मिल ही नहीं रहा। क्या जून जून बुलाते हुए बोली, मैं तेरे साथ थोड़ी देर रही तो पक्का पागल हो जाऊंगी, इससे अच्छा मैं चली टाटा, और हाँ तू शादी में आ जाइए, ये कह रिया वहां से। ऐसे में तो क्या रहूं, जैसे भी अगर वो नहीं गई तो पक्का उसकी ट्रेन छूट जाएगी। रिया को भागते देख सोनल तुरंत उसके पीछे भागी और बोली, मुझे भी तो ले ले साथ में, कहाँ जाऊंगी, मुझे तो उन धोखेबाजों ने बाहर कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। ये सुन रिया रुकी और सोनल का उतरा हुआ चेहरा देख बोली, तू सुधरेगी नहीं, चल ठीक है। वो दोनों भी कैब में बैठी और वहां से निकल गई। यहाँ पाकी अभी भी आर्यन के आने का वेट कर रही थी। पाकी ने गुस्से से आर्यन को कोसा, ये खूंखार जानवर कहीं सही वक्त पर क्यों नहीं अपनी गुफा में आता है। पाकी ने खुद की बातों को ही सोचते हुए खुद से कहा, लेकिन ये गुफा तो हो नहीं है, जो भी हो, लेकिन आर्यन सर यहाँ रहे कहाँ गए। पाकी आर्यन का वेट करते हुए सोचने लगी, तभी एक आवाज आई, तेन सिर्फ आर्यन सर की चिंता सी, मेरी नासी। ये सुन पाकी एकदम से बिस्तर से उठी, उस आवाज को पहचानते हुए हर तरफ देखने लगी और बोली, जिस दिन किधर है तू? आर्यन जो कब से बाहर था वो अचानक रूम के अंदर आया और बोला, किसे ढूंढ रही हो? पाकी बोली, मुझे जसलीन की आवाज आई, वो खुद थी, यही गई, मारा आ रही है। आर्यन यही सुन मुस्कुरा और सामने चढ़ा और बोला, कहीं ये वह तो नहीं? बाकी के सामने देखा तो सामने जसलीन को देख एकदम से खुशी से चिल्लाए और दोनों ऐसे गले लगी जैसे वे दोनों प्रेमी हो। और उनके बीच कम हड्डी और एक कबाब का हड्डी। पाकी जसलीन को कसकर गले लगी और बोली, होती तेरे बिना तो जिंदगी सच में बहुत बोरिंग है। जसलीन ने भी कसकर गले लगते हुए बोली, मैनू पता सी कि तू मैनू रोज याद करती है, तेनू नहीं पता मैनू तेरे से कितना प्यार सी। आर्यन उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहा था। आर्यन ने मन में कहा, ये मिल तो ऐसे रही है जैसे इन्हें जन्म जन्मांतर के लिए अलग कर दिया गया था और आज इन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका मिल रहा है। और ये है बाकी, आज से पहले इसने मुझे तो कभी ऐसे गले नहीं लगाया। मैं भी 3 साल बाद लौटा था ना, जब तब तो इसकी आंखों से एक आंसू की चवन्नी भी नहीं निकली थी, और आज जसलीन के आने से तो ऐसा लग रहा है जैसे आज दोनों पूरी रात होने वाली है। आर्यन को उन दोनों को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। आखिर पाकी कभी उसे इतना इम्पोर्टेंट तो छोड़ो, कभी ये तो नहीं कहा कि आपके बिना मेरी जिंदगी उधेरी है। आर्यन गले साफ करने की एक्टिंग करते हुए उन दोनों का राम मिलाप तोड़ते हुए बोला, हो गया तुम दोनों का? पाकी जसलीन से अलग फिर से जसलीन के गले लग गई। ये देख आर्यन भी हैरान था कि ऐसा भी क्या, ये दोनों अलग हो गई, जो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह ही नहीं पा रही। आर्यन ने मन में कहा, एक बात बताओ भगवान, आपको नहीं लगता आपने मुझे इन दोनों के बीच लाकर कोई ना इंसाफी की है क्या यार? अपनी ही बीवी को किसी और के साथ चिपकते हुए देखना पड़ रहा है, इन्हें मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं? मैं तो अब पाकी पर भी शक हो रहा, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही, कहीं मेरी बीवी लेस्बियन तो नहीं? ये ख्याल आते ही आर्यन ने तुरंत अपने दिमाग से उस ख्याल को झटका, लेकिन वो ख्याल उसे अंदर तक झटका दे रहा था। आर्यन ने जोर जोर से सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सांस तो तब थम गई जब पाकी ने जसलीन को प्यार से किस कर ली। आर्यन तुरंत पाकी से अलग कर बोला, स्वाति शांत हो जाओ, अब कहीं नहीं जा रही जसलीन, इसलिए जरा काबू रखो खुद पर। पाकी ने आर्यन को से देखा मानो पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या हुआ है। दरअसल आर्यन गुस्से से अपने बालों को बार बार खींचने लगा था, जिससे उसके बाल मानो चिड़िया का घोंसला बन चुके थे। आर्यन ने कहा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद बाल बिखर गए होंगे। जसलीन ये सुन एक्साइटेड होते हुए बोली, अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं आपको बुखार तो नहीं है ना? पाकी सुन बोली, अगर आपको बुखार है तो एक काम कीजिए, आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, पाकी को इतना फिक्र कर दे ना। आर्यन खुश हो गया और उसे लगने लगा कि पाकी उसकी भी फिक्र करती है।
ये सोच आर्यन ने जिसने और पाखी को अलग करने का एक प्लान बनाया और एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ मुझे काफी ज्यादा शायद बुखार है, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं लग रही। आई थिंक पाखी तुम सही कह रही हो। पाखी ये सुन फिक्रमंद चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आर्यन उसे प्यार से देखने लगा, लेकिन उसका दिल तो तब टूटा जब पाखी ने आगे कहा, एक काम कीजिए, आप दूसरे रूम में आराम से सो जाइए, क्योंकि रात को तो वैसे भी मैं इधर उधर करवट लेती हूँ तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए आप दूसरे रूम में सोए और मैं जैस्मिन एक रूम में एक साथ सो जाते हैं। आर्यन दिल ही दिल में रो रहा था, तभी बैकग्राउंड म्यूजिक बजा। आर्यन ने गुस्से से पाखी को देख घूरा और गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन बेचारा आर्यन जिसके चेहरे पर गुस्सा था, वहीं उसका दिल तड़प तड़प कर रो रहा था। पाखी ने आर्यन को ऐसे गुस्से से जाते देखा तो जैस्मिन से वो बोली, इन्हें क्या हो गया? जैस्मिन हंसते हुए बोली, मैंने लगता है कि आर्यन सर, मेरे को मूड स्विंग हुई है, तबीयत खराब में ऐसे मूड स्विंग होते रहते हैं। ये सुन पाके बोली, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि तबीयत खराब में भी मूड स्विंग्स होते हैं, और अगर प्रेग्नेंट लड़कियों को मूड स्विंग होते हैं ये सोचते हैं। ये पाकी ने डर से कहा, कहीं सर तो जिस दिन पाकी के सर पर दो चार जड़ते हुए बोली, तीनों के भी साइंस पढ़ा भी है कि नहीं, बस बुक की शक्ल देखकर ऑस्ट्रेलिया आ गई है। पाकी अपना सर सहलाते हुए बोली, ये समझ गई सर, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन क्यों क्यों आखिर क्यों लड़कियां प्रेग्नेंट हो, लड़की क्यों नहीं प्रेग्नेंट होती? जिसने सुन आंखें फाड़े पाखी को देखे जा रही थी। जिसने ने कहा, है और अब्बा तेरा तो मैं की करा, पाखी तू दुनिया की इकलौती बददिमाग है। रात के 2 बजे आर्यन बार बार करवटें बदलते हुए पाखी के बारे में सोचे जा रहा था। आर्यन ने चिढ़ते हुए मन में कहा, ऐसी बीवी किसी को ना दे। आर्यन गुस्से से उठा और दरवाजा खोलकर पाखी के कमरे में आया। आर्यन धीरे से कमरे में आया तो सामने का नजारा देखो वे एकदम हैरान रह गया। दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो रही थी। ये देख आर्यन का दिमाग ही हिल चुका था। आर्यन धीरे कदमों से पाखी के एक साइड आया और पाखी को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आर्यन शायद भूल गया था कि जब पाखी सोती है तो उसे कोई जगा नहीं सकता, इतना किसी में दम नहीं होता है। आर्यन पाखी के पास गया और उसके हाथों पर चोटी काटी तो पाखी एकदम से जाग गई और जैसे ही चिल्लाने वाली थी, वैसे ही आर्यन ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। आर्यन ने जब पाखी को अपने सामने देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। आर्यन ने पाखी से इशारे से जसील से दूर होने को कहा। पाखी ने पहले तो आर्यन की बातों को समझने की कोशिश की, फिर जसील से दूर हुई, लेकिन उसी वक्त उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन धीरे धीरे कर दूसरे रूम में गया और पाखी को बेड पर सुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। पाखी ने धीरे से कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? आर्यन बेड पर उसके पास जाकर सोते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही और तुम अपने दोस्त के साथ चिपक कर सो रही थी। पाखी सोचते हुए बोली, इसमें हर्ज क्या है, वे मेरी दोस्त है। आर्यन ने सुन पाखी को घूरते हुए उसकी कमर पकड़ अपनी ओर खींचा और कहा, यू आर ओनली माइन वुमेन। हम पाखी ने ये सुन स्माइल की और आर्यन के गाल पर किस कर धीरे से बोली, ये पाखी इस जन्म में तो आपकी है, और रही बात अगले जन्म की तो अगले जन्म में हाँ आपसे भी अच्छे हैंडसम आदमी ढूंढोगी। आर्यन ने सुन पाखी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों को किस करने लगा। आर्यन ने कुछ देर बाद उसे छोड़ा और उसे कसकर पकड़ कर सो गया। यहाँ रिया और सोनल बेड पर लेटे हुए ऊपर देखते हुए कुछ सोचे जा रही थी। सोनल सोचते हुए बोली, तुझे क्या लगता है सानिया का पति कैसा दिखता होगा? हैंडसम हैंडसम है या नहीं? इरिटेट होते हुए बोली, अरे यार मुझे कैसे पता चलेगा, वैसे भी मेरी बहन की शादी है, मेरी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।